नमस्कार साथियों, ज्ञान एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आरपीएफ एसआई के 100 मॉडल पेपर की सीरीज में मॉडल पेपर नंबर 74 की बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी आपके साथ इन मॉडल पेपर का लाभ मिल सके। दोस्तों, हमारा टारगेट यही है कि इस बार अपना सिलेक्शन 100% हो। तो दोस्तों, ज्ञान एकेडमी के इस आप यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए ताकि आपका सिलेक्शन 100% कन्फर्म हो सके। तो दोस्तों, अपनी 100 मॉडल पेपर की सीरीज चल रही है, वो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्ले लिस्ट में जो पुराने वीडियो मॉडल पेपर 73 वीडियो है वो एक प्ले लिस्ट में बना के डाल रखे हैं। आप एक एक करके उनको देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो देखिए, और अगर आपको ये वीडियो की पीडीएफ चाहिए, क्वेश्चन पीडीएफ, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल दिया है, वो ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है। तो दोस्तों, कहाँ पर निर्माणाधीन है। देखिए, ऑप्शन ए कोची, ऑप्शन बी है गुवाहाटी, ऑप्शन सी है मोपा, ऑप्शन डी है हैदराबाद। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना करेक्ट आंसर दीजिए। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर निर्माणाधीन है निजी क्षेत्र का, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, कोची में। कहाँ है दोस्तों, कोची या कोचीन, और क्या कहते हैं इसको, या कोची, कोचीन, ये ध्यान रखिएगा। ये कौन से भारतीय कौन से राज्य में है, तो केरल राज्य। कौन से राज्य में है दोस्तों, केरल राज्य में है। ये भी ध्यान रखिएगा कि कोची या कोचीन कौन से राज्य में है, तो केरल राज्य में है भारत के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो ऑप्शन ए है कोसी नदी के, ऑप्शन बी है गोदावरी नदी के, ऑप्शन सी है बागमती नदी के, ऑप्शन डी है नारायणी नदी के। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर दीजिए। दोस्तों, आपको साथ साथ आंसर भी देते रहने हैं। इससे क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं और कितने गलत, आपको कितनी तैयारी की और आवश्यकता है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा, काठमांडू किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, बागमती नदी के तट पर। किस नदी के, बागमती नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों, इसकी लंबाई पूछ ले, लंबाई, तो आप लंबाई ध्यान रखिएगा कि लंबाई कितनी है, तो 586.3 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों, 586.3 किलोमीटर बागमती नदी की लंबाई है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, किस भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटर ने हाल ही में अपने ग्राहकों की के लिए स्पीड पे की सेवा शुरू की। दोस्तों, क्वेश्चन फिर से देखिए, किस भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटर ने हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए स्पीड पे की सेवा शुरू की। तो दोस्तों, किसने की थी। तो देखिए, ऑप्शन ए वोडाफोन, ऑप्शन बी है बीएसएनएल, ऑप्शन सी है आइडिया सेल्यूलर, ऑप्शन डी है भारती एयरटेल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ग्राहकों के लिए स्पीड पे की सेवा किस टेलीकॉम ऑपरेटर ने शुरू की थी अभी वर्तमान में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी किसने की थी, BSNL ने की। किसने की, BSNL ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं। तो दोस्तों, जल्दी से फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं। देखिए, ऑप्शन ए है उष्मा के बुरे अवशोषक है, ऑप्शन बी है सस्ते होते हैं, ऑप्शन सी आकर्षक होते हैं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं। दोस्तों, पहले तो मेरी बात सुन लीजिएगा कि सफ़ेद कपड़े सूरज क्या करते हैं, सफ़ेद कपड़े क्यों पहनते हैं। तो सफ़ेद कपड़े सूरज की अधिकांश गर्मी को परावर्तित करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, जो अधिकांश गर्मी पड़ती है सूरज की, वो गर्मी को परावर्तित करते हैं और सूरज की गर्मी को बहुत कम अवशोषित करते हैं। दोस्तों, सफ़ेद कपड़े क्या करते हैं, सूरज की जो गर्मी होती है उसको कम अवशोषित करते हैं। और जो जैसे अपन काला शर्ट पहन लेते हैं, सोचिए अगर काला शर्ट पहनते हैं
तो वो काले शर्ट पर सूरज अधिक प्रभाव डालता है और सफ़ेद कम। तो सफ़ेद कपड़े तो सूरज की गर्मी को अवशोषित करते हैं, बहुत कम अवशोषित करते हैं, और काले कपड़े ज़्यादा अवशोषित करते हैं। इसलिए गर्मियों में आपको पता होगा कि काले कपड़े बहुत कम, ना के बराबर पहनते हैं लोग। कोई होते हैं अपवाद, वो जैसे काला शर्ट पहन के धूप में निकल गए, बाकी 90% लोग तो काले कपड़े नहीं पहनते हैं, ज़्यादातर रंगीन कपड़े ही पहनना पसंद करते हैं। तो दोस्तों इस कारण क्या करते हैं, बहुत कम अवशोषित करते हैं सफ़ेद शर्ट, गर्मी को कम, वो सूरज की गर्मी को बहुत कम अवशोषित करते हैं सफ़ेद कपड़े। तो इसके अनुसार देखिए, अब मैंने बताया और इसमें भी आपको आंसर ही मिल गया होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए में उष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। दोस्तों क्या करते हैं, ये सूरज की गर्मी को कम अवशोषित करते हैं, तो करेक्ट आंसर उष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? क्या क्यों दिखाई देता है दोस्तों, क्या कारण है कि सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल दिखाई देता है? तो ऑप्शन ए है विकिरण, ऑप्शन बी है जल वाष्प, ऑप्शन सी है धूल के कण, ऑप्शन डी है प्रकीर्णन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस कारण दिखाई देता है दोस्तों सूर्य उदय होते समय और लाल डूबते समय लाल? तो प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। प्रकीर्णन के कारण सूर्य उदय होता है उस समय और डूबते समय लाल दिखाई देता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, उष्मा की सबसे छोटी अच्छी चालक कौन सी धातु है? दोस्तों उष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है? सबसे छोटी नहीं दोस्तों, सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? तो ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी है चांदी, ऑप्शन डी है पीतल। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा कि उष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, चांदी। दोस्तों चांदी का परमाणु संख्या कितनी होती है? चांदी की परमाणु संख्या, तो ध्यान रखिएगा परमाणु संख्या कितनी होती है, 47। 47 होती है और ये एक नरम सफ़ेद और चमकदार धातु है। दोस्तों चांदी कैसे ही नरम होती है, अगर आप चांदी को दबाओगे जोर से तो वो आराम से मुड़ जाएगी, और ज़्यादा करोगे तो वो टूट भी जाती है, बीच में से क्या टूट जाती है। अगर आप ज़्यादा उसको दबाओ, खींचातानी करो उसको दबाओगे तो टूट जाती है। एकदम सफ़ेद होती है और कैसी चमकदार होती है वाइट। तो दोस्तों इसी के साथ अगर आप पूछ ले, आप कुचालक कौन सा है सबसे अच्छी? कुचालक, कुचालक धातु कौन सी? तो कुचालक धातु भी ध्यान रखेगा, कुचालक धातु, कुचालक धातु कौन सी है? तो कुचालक धातु सीसा है। कौन सी दोस्तों? सीसा। ये साथ में बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर बन सकता है, या तो आपको अच्छा चालक पूछ लेगा कि कौन सी धातु है और कुचालक धातु कौन सी है सबसे अच्छी, उष्मा की सबसे अच्छी कुचालक धातु कौन सी है या अच्छी चालक धातु कौन सी है, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, ऑप्शन बी है मैकमिलन, ऑप्शन सी है थॉमस वॉटसन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना करेक्ट आंसर दीजिए कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। तो किसने किया था दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। कब किया था? तो ध्यान रखिएगा 1876 में। कब किया? तो 1876 में किया था। और दोस्तों बेल ने पहली बार किससे बात की थी, कॉल किसको लगाया था? ध्यान रखिएगा, बेल ने थॉमस वॉटसन को किया था। किसको किया था? थॉमस वॉटसन को पहला कॉल किया था। और अपने सहायक कौन था? थॉमस वॉटसन कौन था? ये बेल का सहायक था, उसको कॉल किया था। कब किया था? तो 10 मार्च 1876 को। क्या किया था दोस्तों? पहला कॉल किसको किया था? थॉमस वॉटसन और इनके सहयोगी को किया था। कब? तो बेल ने 10 मार्च 1876 को अपने सहायक तो था थॉमस वॉटसन को कॉल किया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन देखिए,
वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया। तो वह दोस्तों वह कौन सा संविधान संशोधन है जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया? तो देखिए, ऑप्शन ए है 121वां संविधान संशोधन है, ऑप्शन बी 122वां, ऑप्शन सी 123वां और ऑप्शन डी है 124वां। दोस्तों इस क्वेश्चन के अनुसार अपने को चलना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। बाकी इसका करेक्ट आंसर आप जो सोच रहे होंगे वो भी सही है, वो किस हिसाब से होगा वो भी मैं बताता हूँ, वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है। अब आपको यहाँ पर जो संविधान दिए हुए हैं, तो दोस्तों जीएसटी विधेयक में पहली बार 2014 में क्या हुआ था, जीएसटी विधेयक को पहली बार 2014 में संविधान विधेयक के रूप में पेश किया गया था। किसमें? तो कौन से संविधान में किया गया था? 2014 में पेश किया था। तो ध्यान रखिएगा, जीएसटी कब पारित हुआ, तो उसमें पेश किया था ना, तो पेश किया वो क्वेश्चन है, यहाँ पर पारित दे दिया। और पारित सोच के आपको कन्फ्यूजन होगा, तो कब पेश किया गया था वो संविधान संशोधन पूछा है, तो 122वें संविधान में। तो इस क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। बाकी पारित कब किया, तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपका कन्फ्यूजन दूर। तो ध्यान रखिएगा 2016 के 101वें संविधान संशोधन के रूप में पारित किया गया था। तो जीएसटी को कब पारित किया, तो 2016 के 101वें संविधान संशोधन। एक सौ एकवें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में पारित किया गया। ठीक है, कब पारित किया जीएसटी को, तो 2016 के 101वें संविधान अधिनियम के रूप में पारित किया गया। और दोस्तों विधेयक में पहली बार 2014 में संविधान विधेयक के रूप में पेश किया गया था, वो 122वें संविधान संशोधन के अनुसार। तो क्वेश्चन के अनुसार जो अपने को दिया है, तो 122वां करेक्ट आंसर होगा। कंफ्यूजन नहीं होना है, जिस हिसाब से क्वेश्चन ऑप्शन पूछे उसके हिसाब से अपने को आंसर आना चाहिए, इतनी अपनी मजबूत तैयारी होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमाएगा, 100% घुमाएगा। वो आपके जितना आसान क्वेश्चन नहीं देगा कि जैसे कि ऊपर ऊपर से वो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर लागू कर दिया गया। तो दोस्तों जीएसटी कब लागू किया गया, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, सीधा क्वेश्चन है। तो देखिए ऑप्शन ए 15 जुलाई 2017 को, ऑप्शन बी है 1 जुलाई 2017 से, ऑप्शन सी है 1 अगस्त 2017 से, ऑप्शन डी है 10 अगस्त 2017 से। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा, तो कब जीएसटी लागू हुआ था, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी भारत में जीएसटी लागू हो गया था। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया है। तो दोस्तों भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए ऑप्शन ए है ब्राज़ील, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है तुर्की, ऑप्शन डी है स्पेन। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, कौन से देश की कंपनी के साथ समझौता किया था, तो ब्राज़ील देश की कंपनी के साथ उन्होंने समझौता किया था। ठीक है, कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। दोस्तों भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है, क्वेश्चन ये पूछा है। देखिए ऑप्शन है अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 24, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 256। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 11 का, कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 32 है। दोस्तों अनुच्छेद 32 क्यों है, तो अनुच्छेद 32 में क्या उल्लेख है, तो अनुच्छेद 32 में व्यक्तियों को न्याय मांगने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। क्या देता है दोस्तों, व्यक्तियों को न्याय मांगने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है अनुच्छेद 32। फिर से बोल रहा हूँ एक बार, लास्ट बार, अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिएगा कि अनुच्छेद 32 में क्या उल्लेख है।
तो अनुच्छेद 32 व्यक्तियों को न्याय मांगने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, भारत का महान न्यायवादी कब तक पद धारण करता है। तो दोस्तों भारत का महान न्यायवादी कब तक पद धारण करता है, तो ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी है 2 वर्ष तक, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, महान न्यायवादी कब तक पद ग्रहण करता है, तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। दोस्तों ये क्यों होता है, तो ध्यान रखिएगा, महान न्यायवादी को निश्चित पदावधि प्रदान नहीं करता है, इसे राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। दोस्तों महान न्यायवादी एक ऐसा पद है जिसकी कोई अवधि निश्चित नहीं होती है, कोई भी अवधि होती है जिसकी पदावधि कोई निश्चित नहीं होती है, राष्ट्रपति किसी भी समय उसको पद से हटा सकता है। ये राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि महान न्यायवादी को कब हटाना है, जब उसकी मर्जी हो गई तो वो उसको किसी भी समय हटा सकता है महान न्यायवादी को। उसकी साल की कोई अवधि नहीं होती, जैसे 5 वर्ष या 3 वर्ष 6 वर्ष की अवधि तक कोई फिक्स अवधि नहीं होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारत में निम्नलिखित में कौन सा दबाव समूह की भूमिका निभाता है। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से भारत के दबाव समूह की भूमिका कौन निभाता है, तो ऑप्शन ए है FCI, ऑप्शन बी है INTCU TUC, ऑप्शन सी है IAEC, ऑप्शन डी है CBI। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों कि दबाव समूह की भूमिका कौन निभाता है भारत में इन 4 ऑप्शन के अनुसार, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी INTUC। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन निभाता है भूमिका, तो INTUC दबाव समूह की भूमिका निभाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मैथ्स का क्वेश्चन है। अब मैथ्स के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। देखिए कौन सी संख्या 2310 के सभी बाजीगर नहीं होगा, सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से एक कम है। तो दोस्तों क्या, सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से एक कम है। तो देखिए दोस्तों गुणनखंडों के योग से तो पहले अपन इनका गुणनखंड निकाल लेते हैं। गुणनखंड क्या आ रहा है देख लेते हैं। तो 2310, तो अपन यहाँ क्या करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे, तो कितनी बार जाएगा 2 का भाग दोस्तों, ये एक बार, ये 55, 11 55। फिर अब किसका लगाएंगे, अब 5 का लगाएंगे, तो ये कितनी बार गया 2 बार, और ये 231। अब किसका लगाएंगे, तो अब 3 का लगाएंगे। अब 3 का लगाएंगे तो देखिए 3 का, ये 3 7 21, और फिर आगे वापस 21, 2 उधर जाएगा तो ये 77। अब किसका लगाएंगे दोस्तों 77 में, तो दोस्तों 77 में सिर्फ 7 का जाता है, तो 7 का लगाएंगे, कितनी बार जाएगा 11 बार। और अब 11 में सिर्फ 11 का ही जाता है, तो ये 11 का लगाएंगे, कितनी बार गया, ये लो 1 बार। अब क्या करना है, योग कर देते हैं गुणनखंडों का योग। यहाँ लिख देता हूँ मैं योग, डायरेक्ट लिख रहा हूँ गुणनखंडों का योग। तो गुणनखंडों का योग करेंगे तो गुणनखंड क्या क्या है, 2 + 5 + 3 + 7 + 11। तो दोस्तों टोटल अपना योग कितना हो रहा है, टोटल योग आएगा 28 आएगा। कैसे आएगा, देखिए 11 और 7 जोड़ेंगे कितना होगा 18, 18 में 2 जोड़ोगे तो 20, 20 में 5 जोड़ोगे तो 25, 25 में 3 जोड़ोगे तो 28। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि योग से एक कम है, तो 28 में योग टोटल हुआ तो एक कम करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा दोस्तों 27 आएगा। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा 27। और 27 कौन से ऑप्शन नंबर में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। करेक्ट आंसर क्या होगा अपना ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों मान ज्ञात करना है तो 16/2 इंटू कोष्टक 9/3 कोष्टक बंद इंटू 3/9 - 32। तो दोस्तों इसमें कौन सा नियम लगाना है, बोर्ड मास, BOD बोर्ड मास। दोस्तों आपको पता ही होगा बोर्ड मास मतलब B मतलब ब्रैकेट, O मतलब और इंटू
डी मतलब डिवाइडेशन, एम मतलब मल्टीप्लाई, ए मतलब एडिशन, एस मतलब सब्सट्रैक्शन। तो दोस्तों पहले अपने को क्या करना है, तो डिवाइडेशन और ब्रैकेट, तो ब्रैकेट भी सोल्व करते हैं पर अपन साथ साथ करते हैं। तो डिवाइडेशन तो ध्यान रखिएगा 64/2 क्या होगा, 64/2 इंटू कोष्टक में लिख देंगे ये 9/3 इंटू 3/9 माइनस कितना होगा 32। अब देखिए दोस्तों, अब अपन क्या करेंगे कि 2 का इसमें करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 32 बार। अब अपन इनको 3 से 3 काट दे और 9 से 9 अगर ऐसे कर दे, और अगर आप ऊपर नीचे करना चाहो तो भी लास्ट में कटेंगे। और अब अपना लास्ट में क्या है, ये 32 और माइनस क्या करना है 32, क्योंकि ये बीच में तो 1 आ जाएगा। 1 का किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो जो संख्या है वही आएगी, कोई चेंज परिवर्तन नहीं आएगा। तो 32 माइनस 32 करेंगे तो कितना आएगा 0। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा 0 हो जाएगा। और 0 कौन से ऑप्शन नंबर में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो करेक्ट आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16। 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा और उन्हें क्रमशः 1148, 7624 और 11628 वोट मिले। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना प्रतिशत मिला। तो दोस्तों जीतने वाले चुनाव को, जो जीतने वाला उम्मीदवार हो उसको कितने प्रतिशत मतदान प्रतिशत मत मिले वो देखना है। तो देखिए पहले अपन कुल पड़ी वोट जोड़ लेते हैं। तो अपन जो ये दिए हुए उन सबको जोड़ लेते हैं। तो अपन क्या करते हैं, कुल पड़ी वोट, कुल पड़ी, तो कुल वोट कितने पड़े वो देखते हैं। तो अपन इनको तीनों को जोड़ लेंगे। तो 1148 प्लस 7624 प्लस 11628। ठीक है, अब दोस्तों अगर अपने इनको जोड़ेंगे, ये 28, इनको जोड़ने पर कितना आएगा, इनको जोड़ने पर 20,400 आएंगे। कितना आएंगे 20,400, 20,400 दोस्तों ये यहाँ पे किया कुल पड़ी वोट की संख्या। अब जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो देखिए अब डायरेक्ट निकाल रहे हैं जितने जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले। तो मैं ये यहाँ से एरो लेके यहाँ सोल्व कर रहा हूँ क्योंकि इतना स्पेस नहीं बचेगा लिखने की। तो यहाँ लिखना है जीतने वाले उम्मीदवारों को कितने वोट मिले। तो कितने वोट मिले थे 11,628 वोट मिले। और अब कुल वोट कितने, तो अपने को प्रतिशत निकालना है। तो कुल बटा करेंगे कुल कितने 20,400 और प्रतिशत निकालने के इंटू लिए 100 करते हैं, ये आपको पता ही है। तो दोस्तों ये 2 जीरो से 2 जीरो गए। अब 11,628 में 204 का भाग लगाना है। तो कितने प्रतिशत आएगा 57%। कितने प्रतिशत 57% जीतने वाले को मत मिले। और 57% कौन से ऑप्शन नंबर में है, तो ऑप्शन नंबर बी में। कितने 57%। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 57% हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक व्यक्ति ने एक खिलौना कार को 135 रुपये में खरीदा। कितने रुपए में खरीदा, एक खिलौना कार को 135 रुपये में, और उसे 150 रुपये में बेचता है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कर। दोस्तों अपने को प्रॉफिट परसेंट बताना है कि कितना प्रॉफिट हुआ। देखिए ये कोई लाभ निकालना है, पहले तो लाभ कितना हो। तो लाभ देखिए कितने में बेचा 150 में, और खरीदा कितना 135 में। तो उसको लाभ कितने का हुआ 15 का। ठीक है, अब लाभ प्रतिशत निकालना है। तो आपको लाभ प्रतिशत का तो बताइए, लाभ बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना 135 इंटू 100 करते हैं। तो इंटू 100 करोगे तो 15 का ये कितनी बार जाएगा 9 बार।
तो 9 का 100 में भाग लगाओगे तो कितने प्रतिशत आएगा? 11.11। कितना? 11.11%। तो 11.11% कौन से ऑप्शन नंबर में है? तो ऑप्शन नंबर डी में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना लाभ प्रतिशत हुआ उसको? 11.11% का लाभ हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। निम्नलिखित 5 में से 4 किस प्रकार समान है और वे आपस में एक समूह बनाते हैं? इनमें से कौन इस समूह से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इनमें से कौन समूह से संबंधित नहीं है वो अपने को बताना है। तो देखिए एस कितने नंबर पर आता है? 19 पर। टी 20 पर आता है। एस टी साथ साथ में आता है 20 पर। और वी कितने नंबर पर आता है? 22 पर। ओ तो ओ कितने नंबर पर आता है? 15 नंबर पर। ये 15 नंबर पर। और पी कितने नंबर पर आता है? तो पी ओ पी ये 16 नंबर पर। ठीक है, अब देखिए इनमें से चेंज क्या है, अपने को चेंज बताना है। तो दोस्तों कौन सा संबंधित नहीं है? तो देखिए 19 सभी क्या है? ये सभी संख्या आपको दिख रही होगी। तो अब आपको इसमें अगर आप दिमाग लगाइए कि इनमें से डिफरेंट कौन सा है जो समूह एक से आपस में संबंधित नहीं बन रहा है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर एस होगा। क्यों होगा एस? क्योंकि ये सभी संख्या में 19 ही अभाज्य संख्या है। क्या 19 अभाज्य संख्या है? बाकी सभी भाज्य संख्या है। एस अलग है इनमें से। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि 19 अभाज्य संख्या है और बाकी सभी जो 20, 22, 15 जो टी वी ओ पी जो जितने अंक पर आ रहे हैं, जैसे टी 20 पर आ रहा है, वी 22 पर आ रहा है, ओ 15 पर आ रहा है, पी 16 पर आ रहा है, तो ये सभी भाज्य संख्या के अंक है भाज्य संख्या में। और एस 19 पे, तो एस क्या अभाज्य संख्या है। तो इनमें समूह से संबंधित कौन सा नहीं है? तो एस संबंधित नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है देखिए। निम्नलिखित 5 में से 4 किसी न किसी तरह से समान है। दोस्तों पहले वाला क्वेश्चन की तरह ही है ये क्वेश्चन भी। कोई टफ क्वेश्चन नहीं है और बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से करेक्ट आंसर दीजिए साथ साथ, ताकि आपको भी मज़ा आए और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े। तो देखिए किसी न किसी तरह समान है 4 किसी न किसी 5 में से, तो और इसलिए एक समूह बनाते हैं। दोस्तों 4 एक समूह बनाते हैं और कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? दोस्तों 5 वर्ड दिए हुए हैं, इनमें से 5 वर्डों में से कौन सा इनसे संबंधित नहीं है? तो देखिए यहाँ लिख देते हैं कौन कौन से दिए हुए हैं। एक्स, क्यू, यू, एल और ये डब्ल्यू, ये 5 शब्द दिए हैं दोस्तों। अब इनमें से एक शब्द इन समूह से संबंधित नहीं है। तो ध्यान रखिएगा आपको दोस्तों कि इनमें एक्स, क्यू, यू, एल, डब्ल्यू, इनमें आपको क्या चेंज दिख रहा है। तो दोस्तों अगर आप ध्यान रखिए, आपको अगर स्वर पता हो तो स्वर क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 वोवेल स्वर होते हैं और बाकी सब व्यंजन होते हैं। तो स्वर कितने? 5 ही होते हैं। अल्फ़ाबेट सीरीज में स्वर 5 होते हैं और बाकी सब व्यंजन होते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें अपने यू आ रहा है। क्या आ रहा है? ये यू। और बाकी सभी एक्स, क्यू, एल, डब्ल्यू, ये सभी क्या है? ये व्यंजन है। और ये यू क्या है? यू स्वर है। क्या है दोस्तों? स्वर है। और बाकी जो सभी वर्ड है एक्स, एल, डब्ल्यू, ये क्या है? व्यंजन है। तो इसके अनुसार अपना करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इनसे डिफरेंट शब्द कौन सा? यू स्वर शब्द है, तो यू करेक्ट आंसर होगा। तो यू कौन से ऑप्शन नंबर में है? ऑप्शन नंबर डी में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? यू करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी क्या है? व्यंजन है और यू ही अलग है एक जो स्वर है। बाकी स्वर कौन से होते हैं? तो ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है देखिए। श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इन श्रृंखला की अगली संख्या बतानी है। तो देखिए श्रृंखला क्या दी है? 5, 25,
50, 250 और ये 500। ठीक है, अब इनकी अगली श्रृंखला बनानी है। तो देखिए दोस्तों, अगर अपन 5 इंटू किया करें 5, कितना आता है 25, और 25 में इंटू 2 करते हैं तो कितना आता है 50, और अगर वापस इंटू 5 करें तो कितना 50 इंटू 5 करते तो कितना है 250, और अगर वापस इंटू 2 करेंगे तो 250 इंटू 2 कितना आता है 500। तो दोस्तों ये सीरीज बन रही है, अब आपको दिख रहा होगा कि 5 इंटू 2 वापिस 5 वापिस इंटू 2, तो अब वापिस क्या करेंगे, वापिस इंटू 5 करेंगे। क्या करेंगे 5, तो अब क्या करेंगे 500 इंटू 5 करेंगे। क्या करेंगे 500 इंटू 5। अगर 500 इंटू 5 करोगे तो 500 इंटू 5 कितना होता है, तो 5 5 25, क्या होता है 25, और ये पीछे 2 जीरो, क्योंकि जीरो में तो 5 का 0 से 5 का गुणा नहीं होता है, तो 25। तो दोस्तों जो अगली श्रृंखला बनेगी, ये अगली श्रृंखला यहाँ क्या बनेगी 2500। क्या बनेगी दोस्तों 2500, ये ध्यान रखिएगा कि अगली श्रृंखला क्या बनेगी 2500। अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, 2500 कौन से ऑप्शन नंबर में है, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, अगली श्रृंखला 2500 बनेगी। तो दोस्तों ये थी अपनी आज की सीरीज, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपके इस कमेंट से ही हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लिए, और ज़्यादा मेहनत करने का इच्छा होती है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में, तब तक के लिए धन्यवाद।